गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने हमारे इको के सेकंड चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने संसाधन के रूप में लोग में तीन क्षेत्रों की चर्चा की थी। हमारे जो तीनों जो क्षेत्र थे वो किससे जुड़े हुए हैं? अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। और अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो तीनों क्षेत्रों की जो भूमिका थी वो प्रमुख रूप से संसाधनों को बढ़ाने के लिए जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है। कल आर्थिक जो गतिविधियां थी उसका वर्गीकरण हमने तीन क्षेत्रों में किया था। कौन सी? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। ये तीनों जो क्षेत्र है वो तीनों ही एक दूसरे पर आश्रित है, यानी तीनों ही जो क्षेत्र है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रथम जो दो क्षेत्र है, प्रथम और द्वितीय क्षेत्र, उसको जोड़ने में जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र की भूमिका के रूप में माना जाता है वो तृतीय क्षेत्र को माना जाता है। और इसी कारण इस क्षेत्र को जो है क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक जो क्षेत्र था प्रमुख क्षेत्र के रूप में, जिसकी 65% भारत का कृषि जो उत्पादन में मानव संसाधन का प्रयोग, यानी जो कृषिगत लोग हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो तृतीय क्षेत्र है वो इन दोनों क्षेत्रों के मध्य कड़ी का काम करता है और दोनों क्षेत्रों को ही आपस के अंदर जोड़ता है। आज हम बात करेंगे तृतीय क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के बारे में। आर्थिक गतिविधियां। अब सबसे पहले हमें बात करें आर्थिक गतिविधि की। देखिए, जो आर्थिक गतिविधियां होती है वो महत्वपूर्ण रूप से किसी भी देश की राष्ट्रीय आय से संबंधित होती है। राष्ट्रीय आय में हम किस प्रकार बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसके अंदर जो है उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ये किस पर निर्भर करता है। ये तीनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो इसमें रहती है। और सबसे अहम बात हम यदि बात करें तो जो थर्ड सेक्टर है हमारा, तृतीय जो क्षेत्र है, जिसको सेवा क्षेत्र या परिवहन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, संचार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब जो तृतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती है, ये जो गतिविधियां हैं ये वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वस्तुओं और सेवाओं का इसके अंदर क्या है? उत्पादन होता है। यानी ये वस्तुओं का जब उत्पादन द्वितीय क्षेत्र में होता है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का जो काम है वो किसके माध्यम से किया जाता है? वो है तृतीय क्षेत्र के माध्यम से, जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो है वो उपलब्ध करवाता है। अब इन गतिविधियों में जो राष्ट्रीय आय होती है वो मुख्य रूप से निर्भर होती है, और इस क्षेत्र से राष्ट्रीय आय का क्या होता है? मूल्यवर्धन होता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में मूल्य में जो वृद्धि होती है, क्योंकि जो सकल घरेलू उत्पाद की हम बात करें, अब जो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? एक वर्ष के दौरान जो हमारे जो संसाधन होते हैं उसमें जो कुल उत्पादन एक वर्ष के दौरान विभिन्न साधनों के द्वारा जो उत्पादन होता है और बाजार में मिलने वाला जो उसका अंतिम जो मूल्य होता है उसको क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब इससे क्या है, जो राष्ट्रीय आय के में मूल्यवर्धन होता है और इसलिए इसे क्या है? आर्थिक गतिविधियों का एक रूप कहा जाता है। और आर्थिक गतिविधियों में हम इसको दो भागों में बांटते हैं कि किस किस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो इस क्षेत्रों के दौरान
की जाती है। सबसे पहले हम बात करें तो वो है बाजार क्रियाएं। अब जैसा कि नाम से पता चलता है भी जो बाजार क्रियाएं होती है इसमें व्यक्ति जो है अधिकतर किसका काम करता है, भुगतान का काम करता है। किसी न किसी रूप में वो भुगतान करता है। तो इन गतिविधियों में किसी भी उस व्यक्ति को जो है भुगतान किया जाता है जो क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी काम करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, श्रम या मजदूरी। अब बाजार के अंदर जब कोई भी व्यक्ति या जो मनुष्य या फिर जो मजदूर होता है वो किसके लिए जाता है, काम करने के लिए जाता है। अब श्रम और मजदूरी के तौर पे वहां जाएगा तो इसके लिए बाजार से किसी न किसी रूप में, चाहे वो मुद्रा के रूप में हो, चाहे वह अन्य वस्तुओं के रूप में हो, किसी न किसी रूप में उसको जो है क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है किसी भी दूसरे व्यक्ति या बाजार में जो काम करवाने वाले जो व्यक्ति है उसमें श्रम यानी जो मजदूर व्यक्ति होती है उसको किसी न किसी रूप में भुगतान किया जाता है। तो ये जो काम होता है, बाजार जो क्रियाएं होती है वो किसके लिए की जाती है, लाभ के उद्देश्य से की जाती है, यानी लाभ प्राप्त करने के लिए की जाती है। अब इसके लिए किसी भी प्रकार का जो है व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है या को जो भी है क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। दूसरा, इसमें सरकारी जो सेवाएं होती हैं, सरकारी सेवाओं समेत अन्य जो है वस्तुएं वो उत्पादन जो है वो इसके अंदर शामिल होता है। अन्य सेवाओं का जो उत्पादन है, सेवाओं का जो है उत्पादन वो शामिल होता है। किसी न किसी रूप में सेवाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है बाजार क्रियाओं के अंदर। दूसरा है बाजार क्रिया के अतिरिक्त जो दूसरा जो क्षेत्र है वो है हमारा गैर बाजार क्रिया। इसके अपोजिट जो क्षेत्र है वो क्या है इसका, गैर बाजार क्रिया। अब गैर बाजार जो क्रियाएं होती है उसमें क्या होता है, ये किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए सब उपभोग के लिए यानी अपने उपभोग के लिए जो इसमें विभिन्न प्रकार की जो है गतिविधियां वो की जाती है। इसमें भी जो उत्पादन होता है वो किसके लिए होता है, श्रम के उपभोग के लिए होता है। दूसरा, इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग किया जाता है। प्राथमिक जो उत्पाद होते हैं उसका उपभोग जो है वो इस दौरान किया जाता है। और जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं उसका प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है, उसको परिष्कृत करना या फिर उसको शुद्ध करना। जैसे प्राथमिक क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के, जैसे कोई भी प्रकार का जो अनाज होते हैं, दालें होती हैं, जब बाजार में इसको जब हम लेके आते हैं तो बाजार के अंदर इसको बेचने के बाद में अब क्या होता है, उसमें से जो अनावश्यक जो तत्व होते हैं उन पदार्थों में से जो बाजार में बेचने के लिए रखे जाते हैं, जैसे कंपनी जो किसी भी फर्म के अंदर जो काम करने वाले लोग जो होते हैं तो उस दौरान उसकी जो है छंटनी की जाती है, प्रसंस्करण किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है। तो इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो संपत्तियां होती हैं उसमें उसका जो स्वलेखा के लिए जो है उत्पादन भी होता है। तो ये थी हमारी दो प्रकार की क्रियाएं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। इसके बाद में जो ये क्रियाएं किस लिए होती है और किस प्रकार जो है किसी भी
किसी की जो गुणवत्ता है उसके अंदर किस प्रकार में वृद्धि करती है। तो हम यहाँ पे बात करें तो जैसे जनसंख्या की गुणवत्ता जो है किस प्रकार इससे प्रभावित होती है। और सबसे जो जनसंख्या की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख रूप से दो कारक है। इसमें से पहला है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य। अब साक्षरता का जो दर है, जैसे भारत के अंदर हम एग्जाम्पल लें तो साक्षरता दर जो भारत में सबसे अधिक जो है वो कौन से राज्य के अंदर है, वो है केरल के अंदर। और सबसे कम जो है साक्षरता दर है वो है किसकी, बिहार की। अब जिन क्षेत्रों के अंदर साक्षरता दर होगी वहां पे लोग जो है अधिक शिक्षित होंगे, उनके पास अपने जो रोजगार होते हैं वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। वो दूसरे पर डिपेंड क्या करेंगे, कम करेंगे। और इसके साथ साथ जो शिक्षित वर्ग होगा तो विभिन्न प्रकार की जानकारी उनको प्राप्त होगी, विभिन्न तकनीक की प्राप्ति उनको ज्यादा होती है, तो उनका जो स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी है वो भी ज्यादा उनको रहती है। तो शिक्षा जो है वो किस प्रकार प्रभावित करती है, साक्षरता दर जो अधिक हो और इसके साथ साथ स्वास्थ्य पर वो किस प्रकार प्रभाव डालेगी। पहला हम बात करें तो शिक्षा का, तो शिक्षा जो होती है वो किसी भी समाज में, समाज यानी जो सकल समाज होता है, संपूर्ण जो समाज होता है उसका उसमें योगदान देती है, उसमें बढ़ावा देती है। इसके साथ साथ ये राष्ट्रीय आय को भी वृद्धि करता है। राष्ट्रीय आय में ये अर्थव्यवस्था के अंदर भी बढ़ोतरी करता है। वृद्धि का काम जो है वो भी शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो कार्यकुशलता प्रणाली है, कार्यकुशलता प्रणाली जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार चलाया जाता है, ये हम किसके माध्यम से किया जा सकता है, वो है शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। इसके जो विपरीत है, जो दूसरी हमने बात की थी स्वास्थ्य की, तो साक्षर जो जनसंख्या गुणवत्ता है उसमें स्वास्थ्य की क्या भूमिका रहती है। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो है स्वास्थ्य उसकी क्षमता में, किसी भी व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाने का जो काम करती है वो किसके माध्यम से होता है, स्वास्थ्य के माध्यम से होता है। क्योंकि कोई भी, यदि हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी फर्म का, कोई भी फर्म है वो ऐसे व्यक्ति विशेष को कार्य पर रखेगा, कार्य पर रखेगा जो पूर्ण रूप से क्या होता है, स्वस्थ होता है, जो स्वस्थ होते हैं। अब स्वस्थ जो मजदूर होता है उसी श्रमिक को जो है वो कार्य पर रखेगा। अकुशल होंगे, अशिक्षित होंगे और जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कोई भी फर्म है उसको काम पर नहीं रखना चाहती। इसलिए उसकी क्षमता को बढ़ाने का जो काम है वो कौन करता है, स्वास्थ्य करता है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा का भी इसमें क्या है, एक बहुत ही जो अहम प्रभाव है वो इसके अंदर दिखाई देता है। दूसरा, कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति की हमने बात की तो वो समाज पर क्या समझा जाता है, बोझ समझा जाता है। समाज पर क्या होता है, बोझ होता है। अब बोझ होने का कारण क्या होता है, बोझ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, भी अकुशल जो व्यक्ति होता है, जो अस्वस्थ व्यक्ति होगा, जो अस्वस्थ व्यक्ति होगा उसका जो दैनिक खर्चा है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। वो परिवार के किसी भी सदस्य या जिस पर वो आश्रित है उस पर
जो है आर्थिक रूप से दबाव डालता है, यानी जो उसकी आर्थिक स्थिति है उसको कमजोर करता है, यहाँ तक कि वो श्रम के तौर पर जो है बाजार के अंदर काम करने के लिए या किसी फर्म में काम भी वो नहीं कर सकता। इसके साथ साथ जो असक्षम व्यक्ति होती है, जो व्यक्ति होता है, उस पर उसकी जो बीमारी से संबंधित जो खर्च होता है, बीमारी का जो खर्च होता है, यानी जो दवाइयां होती है उसका जो खर्च है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए आर्थिक रूप से वो क्या है, किसी भी व्यक्ति विशेष की या किसी भी परिवार पर वो जो है आर्थिक रूप से दबाव होगा उसका, और ऐसा व्यक्ति जो है समाज के लिए भी क्या होगा, बोझ समझा जाता है। तो ये इस प्रकार जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो स्वास्थ्य और शिक्षा का दोनों ही जो है महत्वपूर्ण प्रभावशाली होते हैं। दोनों ही रूप में यदि अच्छी शिक्षा है, साक्षरता दर यदि किसी राज्य की अच्छी है तो उसकी आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होगी, उसका स्वास्थ्य भी क्या होगा, मजबूत होगा। स्वस्थ व्यक्ति वहां पे है तो उनकी कार्यकुशलता भी क्या है, अच्छी मानी जाती है। इससे हम आगे जो है चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेरोजगारी से संबंधित, क्योंकि जहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आती है, ऐसी ही व्यवस्था किस पे आती है, बेरोजगारी पे आती है। क्योंकि बेरोजगारी जो शब्द है वो भी किसी व्यक्ति की किस से जुड़ा होता है, कार्यकुशलता से जुड़ा होता है। अब किस प्रकार जो व्यक्ति है वो बेरोजगार समझा जाता है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।